मुझे 220 240 की रेंज दे देती है अगर मैं बहुत स्पीड में भगाऊं, लाइक 120 130 140। हाँ, ये गाड़ी में एक पंगा और आ गया अभी। सॉरी, फिर नया नेगेटिव पॉइंट आया है दोस्तों। हाँ, गाड़ी को कंपनी कहती है कि 120 पे स्पीड लॉक है, पर मैं 138 पे चला रहा हूँ। बताओ, मोड पे 110% बाकी अगर आप इस गाड़ी को बहुत फन टू ड्राइव की तरह भगाओगे इको पे भी, मतलब 120 110, देन ये है कि ये गाड़ी 180 से ज्यादा रेंज नहीं देगी। और ये तो टॉप मॉडल है। अब बेस का हालत सोच लो क्या होने वाला है। जिस आप इस गाड़ी को चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, तो पॉजिटिव बातें होती तो ये ईवी की ही बात है। तो ईवी से ईवी में चेंज करना चाह रहे हैं। मुझे करना है थोड़ा प्लान महिंद्रा की XCV9e का लग रहा है, क्योंकि थोड़ी बड़ी गाड़ी है, बैटरी पैक अच्छा है। प्लस मेरे को एक डर गाड़ियों में लगता है फटने का, क्योंकि बैटरियाँ चार्ज कर रहे हैं, थर्मल जो इश्यूज होते हैं वो उसमें बहुत तक रिसॉल्व है, क्योंकि BYD की शायद ब्लेड बैटरी है, उसमें कुछ लाना है। तो ये गाड़ी फिट हो जाती है सारी जगहों पे। पर जैसे ये तो हो गया एनालिसिस कि घर की समस्याएं भी हैं और कुछ चीजें हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अपनी गाड़ी का तारीफ करने के लिए बचाव हो रहा है ये। उस समय तो महिंद्रा की XUV 400 जो थी वो भी काफी डिस्काउंट में मिल रही थी। क्या ऐसी चीजें देखी कि महिंद्रा ने अभी तक ग्रो नहीं करा, ये नहीं देख पाए अपन, या टाटा ग्रो कर चुका है और लाइनअप में बहुत सारी ईवी गाड़ियां हैं, वो महिंद्रा की सिर्फ एक है? क्या ऐसा सवाल आया दिमाग में कि मैं वो नहीं लूंगा यही लूंगा? एक्चुअली महिंद्रा की मैं गाड़ी ले सकता था, क्योंकि नेक्सॉन के बाद मेरा प्लान वही था कि नहीं होगा तो महिंद्रा की एक जो 400 थी शायद उस समय अवेलेबल EV वर्जन, वो लेंगे। लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थी। पहला, जो महिंद्रा बैटरी की रेंज क्लेम करता है, जैसे टाटा ने बोला कि यार 350 आएगी, तो मुझे पता है इसमें 100 की कम आ जाएगी, पर आ जाएगी। लेकिन महिंद्रा के साथ क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा है, इसमें पावर उससे कम है, तो यहाँ से एज अ ड्राइवर, क्योंकि मैंने इसको मेजॉरिटी ड्राइव करा है, मतलब मान के चलो 8 से 9,000 किलोमीटर तो मैंने ही इस गाड़ी को चलाया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या कि 100 किलोमीटर बाद मैं थोड़ा सीट पे अनकंफर्टेबल होने लगता हूँ। और गाड़ी चल तो रही है अच्छी खासी, लेकिन जैसे स्लो स्पीड है, तो क्योंकि वो हो सकता है इनकी सस्पेंशन की ट्यूनिंग हो, तो वहाँ पे जो इम्पैक्ट आता है वो थोड़ा तेज आता है एज कम्पेयर टू हाई स्पीड। तो टाटा क्या कहना चाह रहा है कि हम हाई स्पीड में निकालें हर जगह। अब फिर उसको लगा दिया, तो वो ऑटोमेटिक एक रीसेट हो जाता है फिर वहाँ पे। तो अब इसमें पंगा ये है कि यार वो मेरे को पानी पेचकस भी लेके घूमने पड़ेंगे। नहीं तो फिर किसी के पास जाओ, उससे निकलवाओ और करो। ये गाड़ी एक्चुअली चाहती है कि आप एक इलेक्ट्रिशियन बनो, मतलब अगर आप कार एंथुसियास्ट हो और आपने इतना सोच के इलेक्ट्रिक कार ली, तो आप कुछ चीजें खुद से भी करो। खुद से भी करो। तो ये परिवार के साथ जाऊंगा तो ये ना हो जाए चार्जिंग मिलेगा या नहीं, या मतलब इसी क्या चीजें नेगेटिव या हुई है, और फैमिली ने क्या क्या फेस करी है इस गाड़ी को लेकर? EV एक नया प्रोडक्ट है, पेट्रोल गाड़ियाँ, और वो तो क्या आप किसी भी मैकेनिक को दिखा लोगे यार भाई क्या दिक्कत आ रही है। इसमें अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है जो कंपनी फॉल्ट है, एक्चुअली कंपनी ने वो डिज़ाइन ढंग से नहीं कर पाया, क्या करा, तो वहाँ पे थोड़ी परेशानी खड़ी होती है। बाकी एक प्रॉब्लम और हुई, अभी जैसे मैंने बताया, मैं अभी रिसेंटली भोपाल से आ रहा हूँ थोड़े दिन पहले। अब वहाँ 4 चार्जर खराब थे, उसमें से एक चार्जर था स्टैटिक कंपनी का। मुझे एप्लीकेशन पे दिखा रहा है वो कि भैया ऑन है, चालू है, सब कुछ बढ़िया है, मैं पहुंच गया। बहुत प्रमोशन नहीं, बढ़िया चार्जर है, नो डाउट, मैंने बहुत बार चार्ज करी है। लेकिन इस बार क्या प्रॉब्लम हुआ, मेरे को वो मोबाइल पे दिखा रहा है कि ऑन है, सब कुछ है, मैं उस चार्जर तक गया, जब मैंने चार्जर कनेक्ट करा तो पता पड़ा कि चार्जर खराब है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है पार्ट 2 में। ये है ऑनरशिप रिव्यू का पार्ट 2। तो फाइनली पार्ट 2 में कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं जो आप लोगों ने शायद एक्सपेक्ट करे होंगे, जो आप चाह रहे होंगे कि कोई हमें बता दे कि हम ईवी गाड़ी लेने वाले, भैया क्या क्या देख लें उसके अंदर। तो ये पॉइंट हमारे डिस्कस होंगे यहाँ पर। तो आज फिर से मैं एक बार दूसरी बार मेरे दोस्त को, जिसको मैंने थोड़ी देर का ब्रेक दिया था, उसको फिर से स्वागत करते हैं, प्रांजल। अब ये होने वाला पार्ट 2। पार्ट 2 में कुछ सवाल ऐसे हैं जो फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, जो फैमिली के साथ ईवी कार प्लान कर रहे हैं। पिछले जो था अपना पिछला वाला जो अपना पार्ट था, उसके अंदर अपने सारी चीजें लगभग डिस्कस कर ली थी। कुछ मेजर पॉइंट रह गए थे जो अपन अभी इस पार्ट में डिस्कस करके लोगों को डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है। इस गाड़ी से क्या क्या सफर तय किया, ये सब तो हमने पिछले वीडियो में हमारे बता दिया है। तो मैं जानना ये चाहूंगा कि अगर इस गाड़ी से लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं, क्या हेजिटेशंस फेस होते हैं, या क्या सोचने में आता है कि परिवार के साथ जाऊंगा तो ये ना हो जाए चार्जिंग मिलेगा या नहीं, या मतलब इसी क्या चीजें नेगेटिव या हुई है, और फैमिली ने क्या क्या फेस करी है इस गाड़ी को लेकर? एक बार इस गाड़ी को जब मैंने शुरू में लिया था तो फैमिली के साथ हम एक पास में ही गए थे, लाइक 100 किलोमीटर की राइड पे। और इस वाले मतलब जो इसके फर्स्ट लॉट थी टाटा पंच EV की, उसमें एक प्रॉब्लम थी, इसका पीछे एक सेंसर आता है वो टूट जाता था, जिसकी वजह से इसमें TPMS की समस्या आ जाती थी। फिर उसके लिए वापस सर्विस सेंटर पे आओ, फिर वो उसके वायर को जोड़ते थे। हालांकि अभी तो उन्होंने टेप मार के थोड़ा काम चला लिया है, जुगाड़ गए वो। उसका मैंने पूछा तो बोलते कि यार पानी लग जाता है तो उससे दिक्कत होती है। तो क्या है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम बीच रास्ते में आ जाए, आप फैमिली के साथ हो और आपके लिए EV एक नया प्रोडक्ट है, पेट्रोल गाड़ियाँ, और वो तो क्या आप किसी भी मैकेनिक को दिखा लोगे यार भाई क्या दिक्कत आ रही है।
इसमें अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है जो कंपनी फॉल्ट है, एक्चुअली में कंपनी ने वो डिज़ाइन ढंग से नहीं कर पाया, क्या क्या करा, तो वहाँ पे थोड़ी परेशानी खड़ी होती है। बाकी देखो इंफ्रा के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, लास्ट वाले अपने वीडियो में, इंफ्रा अभी भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मैं इसको किसी के ढाबे पे या घर पे चार्ज तो कर सकता हूँ, पर वो चार्ज करने देगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। ये बहुत बड़ी प्लस समस्या है। मुझे अपना वो चार्जिंग किट पूरा लेके साथ में चलना पड़ता है इसके, तो अर्थिंग का भी थोड़ा देखना पड़ता है, अगर अर्थिंग नहीं है तो गाड़ी चार्ज नहीं होगी। अच्छा, हाँ तो अर्थिंग चाहिए ना, क्योंकि बिना उसके होगी नहीं, फिर वो कई बार या तो वायरों को न्यूट्रल करो तो ये मतलब शायद आपको चीजें, इलेक्ट्रिशियन बनना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए। तो ये हाँ कुछ मतलब आपको भी थोड़ा जुगाड़ी होना पड़ेगा। जुगाड़ी होना ये पड़ेगा। चीजें शायद तभी क्लियर होगी जब अपन एक बड़ा ट्रिप प्लान कर रहे हो, उसको अपन एग्जीक्यूट बिल्कुल करेंगे जिस बिल्कुल दिन, नहीं, तो पर बहुत सारी चीजें समस्या अब हमारे साथ तो क्या, हम दोनों तो कहीं पे भी एडजस्ट कर लें, पर हाँ, जब बट फैमिली की बात हो रही, बिल्कुल फैमिली की correct, बात correct, होती है तो फैमिली को है ना हेडेक हो जाता है। जैसे मैंने बताया मैं जबलपुर जा रहा था, रात को 10 बजे आई थिंक मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई, क्योंकि चार्जर खराब था। 6 बजे से 4 बजे तक तो मैं लाइट का वेट कर रहा हूँ, अच्छा। चार्जर सही हो जाए, ये हो जाए। फ्यूज़ उड़ा हुआ था, वो फास्ट था, HP का चार्जर था। तो वहाँ पे क्या हुआ, रात को मुझे, मेरी बुआ को और मेरी बहन थी, तो हम लोगों को अंदर सोना पड़ा। गाड़ी में इस मामले में बड़ा मजा आया, क्योंकि अच्छा। AC ऑन करके मस्त टकाड़ा, भले स्लो चार्ज हो रही है गाड़ी, हाँ। पर आप उसमें सो पा रहे हो। लेकिन क्या है, जैसे अब देखो मैं और मेरी बहन तो मतलब हम लोग एक सही एज में है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हम इंथुसियास्ट भी हैं। लेकिन मेरी बुआ की एज 40 थोड़ी प्लस ज़्यादा लोगों है। का कुछ ना कुछ, हाँ हाँ, अब उनको दिक्कत होती है। अब वो पीछे क्या, ये थोड़ी साइज भी छोटा है, वो पूरा प्रॉपर लेट भी नहीं सकते, तो जो भी है। पर हाँ चलो, इतना मुझे संतुष्टि कि यार अगर पेट्रोल खत्म हो जाता, एंड टाइम पे AC नहीं चलता, लेकिन बिजली है तो AC तो चलेगा। अगर चार्ज नहीं भी होती तो मेरे पास शायद 25-30% बैटरी बाकी रह गई थी उस टाइम पे, तो भी मुझे इतना पता है कि सुबह तक AC तो और चली एसी एक जाएगा। मेजर रोल इसलिए भी निभा रहा है, वो अच्छी भी लगी चीज सुन के कि क्या होता है कि कम से कम आपके कांच बंद रहते हैं। बिल्कुल तो एसी चला रहे हो आप तो आपके कांच बंद है, और वेंटिलेशन के लिए अगर आप कांच खोलते तो चोरी वोरी होने का डर, वो जगह कैसी है चार्ज होने वाली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो पहले एक हमारी एक अभी अपन ने बात करी थी लास्ट वीडियो में, तो वो मेरा भी कंसर्न मेरे को लगने लगा है, पता नहीं क्यों सुन के, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी सोच रहे हैं, तो वो लोग मेरे ख्याल से वहाँ क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप ऐसा खाने पीने का कुछ बना दो, होटल टाइप में चार्जर लगा दो, क्योंकि ना ये बहुत जरूरी चीज है। मुंबई पुणे में तो हर जगह मैंने सुना है कि 5 किलोमीटर के बाद में एक चार्जर आ ही रहा है, पर ये इंदौर हो गया और आसपास के और भी जैसे उज्जैन वगैरह ऐसी सिटीज वगैरह जो हो गई, तो वहाँ पे इन चीजों की समस्या है। तो यहाँ ईवीज का इतना क्रेज शायद इसलिए भी नहीं। नहीं, एक प्रॉब्लम और हुई अभी, जैसे मैंने बताया मैं अभी रिसेंटली भोपाल से आ रहा हूँ थोड़े दिन पहले। अब वहाँ 4 चार्जर खराब थे, उसमें से एक चार्जर था स्टैटिक कंपनी का। मुझे एप्लीकेशन पे दिखा रहा है वो कि भैया ऑन है, चालू है, सब कुछ बढ़िया है, मैं पहुंच गया। बहुत प्रमोशन नहीं, बढ़िया चार्जर है, नो डाउट, मैंने बहुत बार चार्ज करी है। लेकिन इस बार क्या प्रॉब्लम हुआ, मेरे को वो मोबाइल पे दिखा रहा है कि ऑन है, सब कुछ है, मैं उस चार्जर तक गया, जब मैंने चार्जर कनेक्ट करा तो पता पड़ा कि चार्जर खराब है, क्योंकि वो वोल्टेज ही नहीं कवर कर पा रहे हैं वहाँ से। बारिश हुई थी उसके एक दिन पहले, हो सकता है बारिश में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इन चार्जर्स में। अब ये यार, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो एप्लीकेशन पे दिखाना चाहिए, वो चीज़ वहाँ नहीं दिखा रही। अब मान लो मेरे पास बैटरी 1% बचे और मैं वहाँ पहुँचूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी समस्या है। कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है वेरी कि करता है, किस टाइप की सर्विसेज वो लोग दे रहे हैं। सर्विसेज दे रहे हैं नहीं, क्योंकि अगर मान लो देखो, मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपके चार्जर कम है, अभी गाड़ियाँ भी कम है, ठीक है मार्केट में, लेकिन जो लगे वो तो ढंग से चलाओ। दिल का काम जो इस गाड़ी में कर रही है वो है इसकी बैटरी। बिल्कुल। तो बैटरी को लेके क्या है, मतलब अभी तक क्या लग रहा है कि ड्यूरेबिलिटी कैसी होने वाली है इसकी? 8 साल या कितने किलोमीटर की वारंटी है? 1,60,000 आई थिंक। 60,000 है, शायद मैंने 25 की गलत पढ़ा था। तो 1,60 या 8 साल, तो अभी तक का परफॉर्मेंस देखिए क्या लग रहा है बैटरी का चलना? और डिग्रेडेशन वाला, हाँ डिग्रेडेशन टाइप का लग रहा है कुछ ऐसा कुछ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी भी गाड़ी मुझे 220-240 की रेंज दे देती है अगर मैं बहुत स्पीड में भगाऊं, लाइक 120, 130, 140। हाँ, ये गाड़ी में एक पंगा और आ गया अभी, सॉरी एक नया नेगेटिव पॉइंट आया है दोस्तों। हाँ, गाड़ी को कंपनी कहती है कि 120 पे स्पीड लॉक है, पर मैं 138 पे चला रहा हूँ। बताओ, फिर से मिल गया मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट। अब इससे क्या होता है, इससे वोल्टेज बढ़ जाता है, तो वो जो वॉट आवर होते हैं वो बढ़ते हैं। तो इस गाड़ी पे जब मैंने एक बार अभी ड्राइव करी थी, तो उस टाइम इसने 180 की रेंज दी थी इको मोड पे भी। मैंने इस गाड़ी को ऐसे टेस्ट नहीं करा है कि इको पे इसकी हाई स्पीड क्या है, सिटी पे क्या है, और अपने स्पोर्ट मोड पे क्या है। स्पोर्ट मोड तो भाई लगाना। और ये जो मोड की बात कर रहे हैं 138, ये कौन सा मोड? ये इको में था, सॉरी 138 वाला सिटी मोड था। सिटी मोड था, ठीक है। तो फिर भी सिटी मोड के हिसाब से 138 ज्यादा होता है। 138 नहीं, अगर इस गाड़ी में 120 की आपने बोली है और ये 138 जा रही, तो मुझे तो चीज समझ नहीं है। हो सकता है अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हुए तो तब चेंज होगा। टॉप वेरिएंट में एटलीस्ट उन्होंने लॉक नहीं कर सकते, पर एक स्पीड लिमिट की यार, एक 100 के अंदर अंदर इको अगर चल रहा है तो वो एक फील देगा। हाँ, क्योंकि जब मैं जबलपुर गया था तब मैंने इको मोड में गाड़ी कोई चलाई। वार्निंग लाइट भी नहीं आती है कि इको मोड से बाहर हो चुकी है? देखो ये 80 के ऊपर जैसे जाएगी गाड़ी, ये बोलने लगेगी आप ओवर स्पीड कर रहे हो। अच्छा, पर आपको भी पता है वो पंजा दबा है, तो वो स्पीड कितनी तेजी से इतने खींचेगा। सारे फीचर्स दिए, तो ये तो हो ही सकता है कि कुछ ऐसी चीज हो जाए कि हाँ। ऑटोमेटिक तो लॉक होना चालू हो या जाए। ये भी हो सकता है कि शायद कंपनी ने इको मोड को ही प्रमोट करा हो, ये नहीं बताया कि सिटी मोड और स्पोर्ट मोड में इसकी पावर और भी जा सकती है।
तो इसको एक बार इको स्पोर्ट्स मोड पे टेस्ट किया जाएगा। अब ये अंदर से हाँ, क्यूरियोसिटी इसका हो फुल चुकी है। देखना पड़ेगा कि कितना क्या है। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो डलेगा इसका ड्राइविंग टेस्ट में ईच एंड एवरी पॉइंट विल कवर इन द टेस्ट, और उसमें मैं सब चीज बताऊंगा। और स्पोर्ट्स मोड पे 110% बाकी अगर आप इस गाड़ी को बहुत फन टू ड्राइव की तरह भगाओगे इको पे भी, मतलब हाँ। 120 110, देन ये है कि ये गाड़ी 180 से ज़्यादा रेंज नहीं देगी। और ये तो टॉप मॉडल है। अब बेस का हालत सोच लो क्या होने वाला है, जिसमें 25 किलोवाट की बैटरी तो हो। ये चीजें बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि रेंज ही तो मेन इशू होती है। आप स्कूटर हाँ। ईवी ले रहे हैं या कार ईवी ले रहे हैं, रेंज ही एक बड़ा इशू है। रेंज के लिए कंपनी अच्छा खासा चार्ज करती है। नहीं, पर ये कि आपका टाइम बच जाएगा। अगर मान लो आपको कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ बीच में एक चार्जर है, आप हाँ। भगा के ले जाओ, आपकी रेंज खत्म हुई, चार्ज पे लगाओ, 40 मिनट 20 मिनट, आपका Exactly. वापस टॉप अप हुआ, फिर निकल लो। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते ये हैं। भी एक ऑप्शन है और अब बेस्ट ऑप्शन है। आई थिंक पेट्रोल गाड़ी में भी ऐसा होता है कि आप बहुत तेज भगाते तो फ्यूल का जो लीटर का कंजम्पशन होता है वो हाँ। शायद कम हो जाता है। आई थिंक सो, मतलब जैसे अगर मान लो 20 का एवरेज दे रही थी तो 18 का देगी, ऐसा होता है। मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने पेट्रोल गाड़ी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलाई है। हाँ। तो मेरे यही बहुत ज़्यादा चल गई है। क्योंकि पेट्रोल से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इसका होगा मेरे ख्याल से। बहुत बहुत ज़्यादा सुकून है इस गाड़ी में। तो एक और सवाल जो अभी अभी दिमाग में आया है कि क्या आप इस गाड़ी को चेंज करने का प्लान कर रहे हैं ईवी से? जिस हिसाब से पॉजिटिव बातें हो रही तो ये ईवी की ही बात हो रही है, तो ईवी से ईवी में चेंज करना चाह रहा हूं। चेंज मुझे करना है। थोड़ा प्लान महिंद्रा की XCV9E का लग रहा है, क्योंकि थोड़ी बड़ी गाड़ी है, बैटरी पैक अच्छा है। प्लस मेरे को एक डर गाड़ियों में लगता है फटने का क्योंकि बैटरियाँ चार्ज कर रहे हैं, थर्मल जो इश्यूज होते हैं वो उसमें बहुत तक रिसॉल्व है, क्योंकि BYD की शायद ब्लेड बैटरी है। उसमें 20,000 टन की गाड़ी भी उन्होंने चढ़ा के दिखाई, पंचर करके भी दिखाई। सारी चीजें तो दिखाई। वो इससे इस वाली बैटरी से ज़्यादा सिक्योर, ऐसा नहीं कि ये बेकार है, ये भी है क्योंकि सारे टेस्ट होते हैं गाड़ियों पे। ये गाड़ी हमारे तक आने में पता नहीं कितने टेस्ट हो गए होंगे इन पे, लेकिन वो गाड़ी इससे सिक्योर है। लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे घर पे वो गाड़ी में फिट नहीं कर सकता हूँ, तो फिलहाल में तो मैं इसको रखूंगा। प्लस दूसरा प्रॉब्लम ये भी क्योंकि मुझे सिटी के अंदर सामान लाना है, घर का राशन लाना है, कुछ लाना है, तो ये गाड़ी फिट हो जाती है सारी जगहों पे। पर जैसे ये तो हो गया एनालिसिस कि घर की समस्याएं भी हैं और कुछ चीजें हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अपनी गाड़ी का तारीफ करने के लिए बचाव हो रहा है ये ये B6 की बुराई हो रही है जिसके लिए पूरा जमाना पागल हो रहा है। नहीं, मैं बुराई नहीं कर हाँ, रहा। मतलब ये एक अपनी गाड़ी को पॉजिटिविटी बनाई जा रही है, पर ठीक है, अच्छा होना भी चाहिए। इट्स आइडेंटिटी ऑफ अ कार लवर। एक्चुअली में मैं वो गाड़ी लूंगा, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ एक्चुअली में 700 का। हाँ। क्योंकि वो 7 सीटर है, तो फैमिली, क्योंकि देखो मेरे को फैमिली के हिसाब से गाड़ी चाहिए। अगर मुझे सिर्फ XUV 700 ईवी मतलब तो- जो भी उसका वेरिएंट आएगा, मुझे तो नाम नहीं पता क्या आने वाला है। 7E आ सकता है 7E, या हाँ। जो भी आएगा XCV की फैमिली में ही आएगा। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ क्योंकि वो 7 सीटर है, थोड़ी बड़ी है। या फिर ये हो सकता है कि मैं टाटा की अवनिया सीरीज में जो MPVs आने वाली हैं हाँ। उनका वेट करूंगा। बस यही मैं सुनना चाह रहा था कि टाटा की तारीफ करने वाला टाटा लवर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैं टाटा पे ही जाऊंगा, सेरा भी आने वाली है। नहीं, सियरा जो गाड़ी है ना, वो इसका ही थोड़ा बड़ा वर्जन है। हाँ। थोड़ी बेटर आ जाएगी, वो ठीक है, पर वो मेरे को घर पे रखने की समस्या है। तो पहले तो घर चेंज करना पड़ेगा गाड़ी नहीं, लेने घर के की लिए। बड़ी समस्या आ रही है, ऐसा लग रहा है हाँ। घर के कारण गाड़ियां आते आते रुक रही है और बहुत सारे और लोग, हमारी चैनल पे उसके रिव्यूज आते आते रुक रहे बहुत सारे लोग क्या है, मान लो बिल्डिंग में रहते हैं, नीचे रहते हैं, तो चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा ना उनको भी कहीं ना कहीं। अब मैं वो गाड़ी क्यों लेना चाहता हूँ कि वो MPV आएगी, और मुझे लगता है देखो 700 अच्छी है, पावर भी बहुत तगड़ी आएगी, क्योंकि हमने देख लिया कि 9E के अंदर क्या है। लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम आएगा कि 7 लोगों को बिठाना है, डिक्की मिलेगी कि नहीं पीछे सामान रखने को। अगर वो नहीं मिलती है और ऐसा लगता है कि यार नहीं ये वर्थ इट नहीं है, देन मैं फिर टाटा की अवनिया सीरीज में जो MPVs आएंगी उन पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि शायद वो कार्निवल जो आती है किया की, ये कार्निवल उसके बराबर की वो विथ में आने वो तो वाली है। बहुत ही तो मतलब मजा आ जाएगा, मतलब मैसिव स्पेस, हाँ। कार विद मैसिव स्पेस एंड ऑल। बट मतलब उसमें और भी एक्सेसरीज आती है, जैसे आप ऊपर जो कैरियर टाइप के होते हैं उसमें नए नए मॉडर्न नए चीजें आती है, तो वो भी आप लगवा सकते हो। जैसे XUV में भी लगता है एक डिफेंडर का टब टाइप का लगता है, इसमें आप सामान ले आ सकते हो, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें आपका है ना वो जो रूफ में आजकल जो दे रहे हैं ना महिंद्रा, वो लाइट शो, हाँ, फिर वो मजा फिर बिगड़ मजा जाएगा। बिगड़ जाएगा, ये भी सही और है, फिर ठीक है, एक्चुअली क्या agreed। उसमें आपको धूप भी नहीं आएगी, आपने वो लगा दिया तो आप क्या ऊपर बैठ के वो देखोगे कि बैग रखे हुए। ये पॉइंट भी एग्री करते हैं। और इस कार के सेगमेंट को लेते हुए एक और सवाल जनता की आवाज बन के मैं पूछना चाहता हूँ कि ये गाड़ी लेते टाइम जब आप साल भर पुरानी बात है, ये 8 या 9 महीने पुरानी, तो उस समय तो महिंद्रा की XUV 400 जो थी वो भी काफी डिस्काउंट में मिल रही थी। तो क्या ऐसा देखा कि चार्जिंग, मतलब क्या ऐसी चीजें देखी कि महिंद्रा ने अभी तक ग्रो नहीं करा, ये नहीं देख पाए अपन, या टाटा ग्रो कर चुका है और लाइनअप में बहुत सारी ईवी गाड़ियां हैं, वो महिंद्रा की सिर्फ एक है? क्या ऐसा सवाल आया दिमाग में कि मैं वो नहीं लूंगा यही लूंगा?
एक्चुअली महिंद्रा की मैं गाड़ी ले सकता था क्योंकि नेक्सॉन के बाद मेरा प्लान वही था कि नहीं होगा तो महिंद्रा की एक जो 400 थी शायद उस समय अवेलेबल ईवी वर्जन वो लेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थी। पहला जो महिंद्रा बैटरी की रेंज क्लेम करता है, जैसे टाटा ने बोला कि यार 350 आएगी, तो मुझे पता है इसमें 100 की कम आ जाएगी पर आ जाएगी, लेकिन महिंद्रा के साथ क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा है, इसमें पावर उससे कम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉल्ट फंसता है और उसकी वजह से उसकी रेंज बहुत गिर जाती है। अगर सिटी में भी चलाना तो शायद वो मुझे 180 ही दे, उसका टॉप मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उसकी पीछे की जो बूट स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि नेक्सॉन में बूट स्पेस अच्छा मिल जाता है लेकिन वहाँ पे वो है, हालांकि लेग स्पेस बढ़ गया है, लेकिन पर एक प्रॉब्लम जो हाइट वाली चीज से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, मतलब छोटी हाई छोटी चीजें वो नेक्सॉन में डिस्टर्ब करती है। देखो आप गाड़ी अपने कंफर्ट के हिसाब से लेते हो, इसमें भी बहुत दिक्कतें हैं। टूर पे जा रहे हो और छोटी सी बात से मूड बिगड़ गया, तो वो गाड़ी आप लेने गए और आप फर्स्ट डे आप शोरूम में जाकर बैठ रहे हो और सटक रह गया, हाँ, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। प्लस दूसरा दिक्कत क्या था कि टाटा की ये जनरेशन 2 प्लेटफॉर्म है, महिंद्रा के लिए वो या तो जनरेशन 1 या जनरेशन 0 की टाइप पे थी, जो उन्होंने बस निकालने को निकाल दी कि यार नेक्सॉन को कॉम्पीट करना है, ईवी में एक स्टेप आगे बढ़ना है, एक स्टेप बढ़ना है, तो उसमें फीचर्स भी उन्होंने नहीं दिए। इंटीरियर भी बहुत पुराना, इसका इंटीरियर आपको जगुआर वाला JLR वाला पूरा मिलता है। हाँ, इसका एक इंटीरियर का बहुत अलग फील है, मैं जेन्युइनली बताना चाहूंगा, टाटा से कोई पैसे नहीं लिए हम लोग लेकिन इसका जो इंटीरियर है ना बहुत पॉजिटिविटी आती है। इट्स नॉट लाइक अबाउट द फैमिली कार, बट आप बैठोगे तो आपको लगता है यार ये गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा, या बैठने वाले को तो सुकून लगता है। ईवी कार का सुकून बहुत अलग लेवल पे है। उल्टा टाटा को हमने 16.5 लाख रुपए दिए हैं इसके तो ये नहीं है। अब इसका एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, क्योंकि वी आर द इंडियंस और हमारी गाड़ी कहीं की ठुकते बिकती रहती है, तो इसके साथ भी हुआ है, तो अभी तक का ठुकने बैठने का कितनी बार इस गाड़ी में सेफ्टी को लेके बड़ा प्राउड फील हुआ है कि वाह आई एम अ टाटा ओनर, ये कब हुआ? टाटा को लेने का मेन पर्पस तो वही था, उनकी सेफ्टी, जो हमने गाड़ियों के एक्सीडेंट चाहे वीडियोस यूट्यूब पे देखी हो कहीं पे भी देखी हो, प्लस ये पीछे से भी ठुकी है, आगे से भी ठुकी हुई है गाड़ी। आप अगर ये वाला हिस्सा देखोगे तो आप समझ सकते हो इस हिस्से को मैं बाद में क्लोज शॉट आपको बता दूंगा। और ये जो ठुकी थी, आप इसको मेरे ब्लॉग में जाके देखना, हमने पूरा पिल्लर में धर दी थी और पिल्लर का एक हिस्सा इतना सा वो निकल गया, लेकिन ये है। और जब मैं इसको सुधरवाने के लिए बात करने गया तो उन्होंने लगा अगर मारुति होती तो ये नीचे आ चुका होता 100%। तो ये एक था। दूसरा क्या है कि इसका एक टायर है राइट हैंड साइड में, मैं भोपाल में था तो वहाँ एक गड्ढा था रोड में, और इसका जो डिस्क ब्रेक है वो उसके अंदर गया और पूरा साइड से छिल गया है। मैं आपको उसके भी बी रोल्स दे दूंगा, आप देखना। तो वो एक प्रॉब्लम आई। अगर मैं इसके आगे कोई दूसरी हल्की क्वालिटी की गाड़ी होती, मेरे को देखो लोहा है, लोहा वहाँ भी काम आएगा, तो वो अलॉय टूट सकता था और हो सकता था कि हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए। और एक इसमें प्रॉब्लम आया था, जब मेरी गाड़ी पीछे मैं रिवर्स ले रहा था, एक मैं पार्किंग में था, वहाँ एक पेड़ लगा हुआ था, तो पेड़ में आके धड़ा गई, लेकिन उसके बाद पार्किंग सेंसर ने बताया क्या पेड़ अच्छा ये तो बग हो गया, बग हो गया। तो वहाँ फिर से एक और बग, इस वीडियो में 3 बग निकल चुके हैं, मैं गिन रहा हूँ ऑन माय फिंगर्स। तो इसका जो पीछे से पतरा है वो थोड़ा फट गया और इसका जो टाटा पंच ईवी जो लिखा आता है वो भी टूट गया। तो मैंने और फिर वो बेजिंग का इशू बन गया, जो नॉर्मल नेक्सॉन का एक्सॉन हो जाता है। तो अभी इसको डालना है इंश्योरेंस में, तो आगे पीछे ऊपर नीचे से मैं इसको सही करा लूंगा। कुछ पॉइंट्स 1 2 3 4 5 अगर आपके पास हो तो 5 ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जो इस गाड़ी में, क्योंकि ये मेरी चैनल के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, कि एक प्रथा को जो चलती आ रही है कि मैं नेगेटिव पॉइंट जरूर निकालता हूँ, क्योंकि वी आर द ट्रुथ। गाड़ी के हिसाब से देखें तो देखो, सबसे पहले सीट के इश्यूज हैं, स्पेस का इशू तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है या आपके थोड़े हेल्दी पर्सन्स हैं तो ये गाड़ी थोड़ी दिक्कत देती है। 4 लोगों में भी 4 में तो इतना नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपका जो ये वाला स्पेस होता है, जब आप सीट पीछे कर देते हैं तो थोड़ा पीछे वालों को दिक्कत हो सकता है। पीछे की जो सीट है वो थोड़ी सी स्ट्रेट टाइप की है, मतलब वहाँ पे आपको कंफर्ट जरूर मिलता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आप बैठोगे तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है। प्लस एज अ ड्राइवर, क्योंकि मैंने इसको मेजॉरिटी ड्राइव करा है, मतलब मान के चलो 8 से 9 हज़ार किलोमीटर तो मैंने ही इस गाड़ी को चलाया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 100 किलोमीटर बाद मैं थोड़ा सीट पे अनकंफर्टेबल होने लगता हूँ, और सीट थोड़ी ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सॉफ्ट होती है, मतलब अनकंफर्ट लग रहा है, ये समझ नहीं। सीट की प्रॉब्लम, सीटिंग की प्रॉब्लम है। हो सकता है इनकी सिफ्ट तो अगर थोड़ी सी सॉफ्ट होती तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल बैठता, बट थोड़ी सी वो स्टिफ होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मेरे को मतलब दिक्कत होती है, कभी पीठ में होने लगती है, फिर मैं एडजस्ट करूंगा। अच्छा, उसमें ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, सीट कवर भी नहीं लगा सकते, नहीं तो उसमें पोर्स है वो बंद हो जाएंगे, पोर्स बंद हो जाएंगे, वेंटिलेटेड सीट्स का महत्व खत्म हो जाएगा। महत्व, और दूसरा एयर बैग लगे हुए हैं सीट में, तो वो भी आप नहीं कर सकते उसमें। ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे गाड़ी चल तो रही है अच्छी खासी, लेकिन जैसे स्लो स्पीड है, तो क्योंकि वो हो सकता है इनकी सस्पेंशन की ट्यूनिंग हो, तो वहाँ पे जो इम्पैक्ट आता है वो थोड़ा तेज आता है एज कम्पेयर टू हाई स्पीड। तो अब टाटा क्या कहना चाह रहा है कि हम हाई स्पीड में निकालें हर जगह तो अब जैसे हम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, जो फैमिली में बड़े लोग हैं उनको क्या होता है कि वो शॉक थोड़ा सा बैक में ज़्यादा आता है, फ्रंट में तो फिर भी वो आपको कम लगता है, बट ठीक है। रिलेटेड इशू
सस्पेंशन रिलेटेड इशू। हाँ, पर वो That one. ऐसा है कि वो ट्यूनिंग का एक मैटर है, हो सकता है शॉप भी हो जाए, थोड़ा स्टिफ भी हो जाए। ठीक है। दूसरा गाड़ी को अगर देखा जाए तो उसको तो सर्विस सेंटर पे डिस्कस किया अभी तक कुछ इस चीज से नहीं, रिलेटेड? वो कंपनी फिटेड है तो उनका इतना कुछ वो नहीं है। ठीक है। वो आप आपके ऊपर है, आप थोड़ा इसको पर एक बार मैनेज। करना और एक्सपीरियंस बताना था कि हम चैनल पे डाल के बताएं कि हाँ हमने हाँ डिस्कस किया बिल्कुल। था और क्या उसका निवारण है। और एक बार इसकी बैटरी को मैंने खोला था, ये जो आगे 12 वोल्ट की बैटरी लगी जो नॉर्मल गाड़ियों में भी आती है अपने, तो क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको इसको खोला हुड को, उसमें से वो वायर निकाला 2 मिनट के लिए और फिर उसको लगा दिया, तो वो ऑटोमेटिक एक रीसेट हो जाता है फिर वहाँ पे। तो अब इसमें पंगा ये है कि यार वो मेरे को पानी पेचकस भी लेके घूमने पड़ेंगे नहीं तो फिर किसी के पास जाओ, उससे निकलवाओ और करो। ये गाड़ी एक्चुअली चाहती है कि आप एक इलेक्ट्रिशियन आप एक बने इलेक्ट्रिशियन प्रॉपर, बनो, मतलब अगर आप कार एंथुसियास्ट हो और आपने इतना सोच के इलेक्ट्रिक कार ली तो आप कुछ चीजें खुद से भी करो, खुद से भी करो। तो ये भी अच्छी बात है। ये मतलब इसके कार बाद लवर्स को बड़ी पसंद आती है इसके बाद जो इसका वो है नॉब जो है जिससे आप ड्राइव मोड और वो करते हैं, कई बार उसमें एक हाँ पंगा आता है कि वो न्यूट्रल से थोड़ा आगे तो आ जाता है बट ड्राइव में नहीं आ पाता है। हाँ फिर गाड़ी को फिर से बंद करो, फिर से चालू करो, और कई बार ऐसा होता है आपको बहुत तुरंत पलटानी है गाड़ी, आपको कट 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 वाला एक सिचुएशन चाहिए कि रिवर्स हो जाए, ड्राइव हो जाए, तो वो नहीं होता है। उसको होने में 1-2 सेकंड का जो डिले आता है उसकी वजह से आपका या तो कई बार पाँव नहीं दे पाता, या फिर अगर दबा भी है तो वो प्रॉपरली ले नहीं पा रहा है। ये आता है लेकिन बहुत मेजरली नहीं है, कुछ कुछ टाइम पे ये प्रॉब्लम्स इसमें दे देता है। ठीक है। बाकी हाँ, अभी ये गाड़ी नीचे से भी ठुकी है मतलब टूटती फिरती तो रहती है। हाँ, तो ये एक जो पॉजिटिव पॉइंट अपन सुनना चाह रहे थे कि मजबूती क्या होती है, तो मजबूती में तो 5 on 5 हम भी देंगे। प्रॉब्लम क्या है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो था वो वैसे तो अच्छा है अगर पेट्रोल वाली में देखें, पर इसमें बैटरी आने की वजह से वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होकर शायद 190 mm हो गया है। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे थोड़ा से ऊंचा कुछ आ जाता है, देखो नॉर्मल पे तो ये दिक्कत नहीं देती है, निकल जाती है, बट एक बार क्या हुआ जैसे मैं अपना जो टोल होते हैं उससे निकला, वहाँ पे मुझे स्पीड ब्रेकर दिखा नहीं। अच्छा। और मैंने थोड़ी गाड़ी तेज कर दी, हाँ। तो ये गाड़ी धड़ाम धड़ाम करके ठुकी गई है, मतलब जो बैटरी पैक है वो हाँ। टकराया है नीचे। अच्छा। सीधी बात है, तो ये थोड़ा सा मुझे पर उसके लगा। बावजूद भी कोई नहीं नहीं, कोई समस्या कोई फीचर्स समझ, को और लेके कोई बैटरी पे फीचर्स मेरा में कोई 4 बग से आ गया 5 हो? बार टकराया और वो भी अच्छा खासा स्पीड में टकराया है, मतलब 30-40 की स्पीड में टकराया है। तो ऐसा उसके बाद भी नहीं, फीचर्स में कोई काम करना बंद करा कुछ हो, नहीं, ऐसा कुछ? मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बैटरी बस फट यही तो हम जाए, चाहते हैं। कुछ वो हो जाए। बट हाँ, ये है कि महिंद्रा ने जो गाड़ियाँ निकाली उनका ग्राउंड क्लियरेंस 200 से भी ऊपर है, तो वो मेरे को थोड़ा सा राहत हो जाएगी कि वहाँ पर एक अगर वो उस गाड़ी को मैं स्विच करने का प्लान करूंगा तो। ठीक है, मतलब टाटा के लोग महिंद्रा पे भी खुश हैं, थोड़ा वो जाना चाहते हैं, इच्छा है। अच्छा है। तो सारे क्वेश्चंस के जवाब मेरे को मिल गए हैं, जितने सवाल थे उन सबके जवाब मुझे फाइनली मिल गए हैं। और अगर इस चीज़ में, इस वीडियो में कुछ और चीज़ें रह गई हो जो शायद हम लोग भूल गए हो, तो आप लोग उसको कमेंट करके बताएं ताकि हम उसके एक बढ़िया से लिस्ट तैयार करें और जेन्युइन ड्राइविंग एक्सपीरियंस और जेन्युइन ऑनरशिप फीडबैक हम आपको दे सकें इस चैनल पे। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 2, जिसमें मैंने सारी ही चीज़ें, मेरे ख्याल से लगभग 10 से 12-15 पॉइंट हो गए, हाँ। 15 पॉइंट पूरे कवर करे हैं जो एक ईवी गाड़ी में महिंद्रा की हो या कोई भी हो जो आते हैं और जो इन्होंने एक बेसिक चीज़ें फेस करी। तो कैसा लगा ये वीडियो? एक चीज मैं और करना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ, ईवी लेने का अगर आप सोच रहे हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2-3 साल बाद वैसे भी शायद पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को सरकार भी बंद कर दे या उन डीजल तो हो जाएगी, टैक्स हाँ, इम्पोज कर दे। 100%। और अब इस साल जो ईवी गाड़ियां आने वाली हैं तगड़ी तगड़ी लेवल पे आने वाली है। आई होप शायद आप दिल्ली जाओ तो वहाँ पे वो भारत मंडपम में ऑटो शो भी चलने वाला भारत है, मोबिलिटी। तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो गाड़ियां हैं वो बहुत एडवांस हो गई हैं। हो सकता है इसका भी कोई फेसलिफ्ट आ जाए 1 साल में, 110%। और इसमें भी क्योंकि हो पंच का जो एक था एक्टिव ईवी जो इनका प्लेटफॉर्म था टाटा का, वो उन्होंने प्लेटफॉर्म तो तैयार कर लिया था, लेकिन उस मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक उस शेप की गाड़ी हाँ, या वो उस थोड़ा साइज की गाड़ी वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे और मार्केट में आने की बड़ी जल्दी थी, जल्दी है। ये सुनने में आया था। तो पंच की ही बॉडी लगा के उन्होंने एक्टिव ईवी के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन नहीं, इसका प्लेटफॉर्म टोटली अलग है ईवी। टाटा के साथ क्या है, टाटा 3 स्ट्रेटेजी में वर्क कर रहा है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। और महिंद्रा के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, महिंद्रा कह रहा है हम डायरेक्ट बॉर्न ईवी पे जाएंगे, तो उनके पास वो नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले अपनी पेट्रोल गाड़ियों में बैटरियां लगा दी, तो उससे आपकी नेक्सॉन रेडी हो गई, टियागो रेडी हो गई, टिगोर रेडी हो गई। जब ये जनरेशन 2 पे आया तो उन्होंने पहले पंच लॉन्च किया जिसमें प्लेटफॉर्म सेम है, लेकिन इसी पे पंच भी आ रही है, सियरा भी आने वाली है, सफारी भी आने वाली है, हैरियर भी आने वाली है, और कर्व आ चुकी है। तो ये 5 गाड़ी इन्होंने बोला था कि 18 महीने में लॉन्च करेंगे। जनरेशन 3 अवन्या आएगी, तो वहां पे इनका मेन जो होगा वो महिंद्रा से कंपटीशन होगा। तो मैं इसका कंपटीशन B6 या वो उसको नहीं कंपेयर करूंगा, ना इसको ना कर्व को, क्योंकि ये बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है, ये प्योर ईवी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। इसके बाद जब बॉर्न इलेक्ट्रिक आएगा टाटा का, तब हम देखेंगे कि क्या कंपटीशन होता है, क्योंकि वो 175 किलोवाट की चार्जिंग दे रही है, 150 किलोवाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है हाईएस्ट। हालांकि पंच ईवी 50 किलोवाट करती है, पर हाँ, ये एक और मेरे को नेगेटिव पॉइंट आया, आप हमने दर्शकों को बताना, चार्जर जो होते हैं 30 किलोवाट के जो हम इनमें लगाते हैं, वो इसमें इनपुट 16 से 20 किलोवाट का ही लेते हैं, मतलब वो वहाँ चार्जिंग में भी टाइम लगता है।
अगर 30 किलोवाट का चार्जर है तो 30 किलोवाट पूरी बिजली नहीं देता अंदर कि गाड़ी ले, गाड़ी अपने हिसाब से चेंज करती है। और जब मैंने लगाया था तो शुरू इसने किया था 16 किलोवाट से, 1 घंटे बाद होने के बाद 22 किलोवाट से 23 किलोवाट पे पहुंच पाई थी। ओके। तो इसमें प्रॉब्लम ये पता नहीं क्या इनका कोई मैकेनिज्म का इशू है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि हो सकता है कि सेफ साइड भी खेल रहे हो कि एकदम से हाई नहीं, ठीक पावर है। का चार्जर कर रहे हो और कुछ बैटरी में डिस्टर्बेंस नहीं, पर आपने कैपेसिटी तो 50 की रखी है ना इसमें। हाँ। आपने टेस्टिंग करी होगी तो 50 के हिसाब से करी है, मे बी इट्स अ सेफ साइड। या हो सकता है बैटरी को ऑप्टिमाइजेशन करने के हिसाब से भी हो हाँ, सकता मतलब है, उसके पॉजिटिवली भी ले बट सकते हैं, इससे आपको टाइम ज्यादा लग जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, हाँ। लेकिन जो फीचर वाइज मजे है वो आप पूरे ले रहे हैं। हाँ, वो तो देखो डेफिनेटली तो इस चीज में हम 5/5 ही देंगे आज इस गाड़ी को। थोड़ा देखो, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं तो 5/5 तो नहीं मिलेगा, पर 5/4 दे सकता हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं जो इग्नोर सभी इसमें करते भी हैं। आती है, लेकिन फिर भी आज इसको इग्नोर किया जाता है। और कैसा लगा इस वीडियो को आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दो, जो मैंने बोला कि आपके पॉइंट्स लिख के बता दो आप जो जो भी चीजें हैं, और अगर कुछ छूट गई तो हम इसको कवर करेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कार वाला।